एक 60 साल का आदमी जिसका मर्डर हो जाता है जब उसकी लाइफ में 34 ईयर्स की औरत आती है। इस औरत का एक हस्बैंड सोल्जर भी था। आज की मूवी द ह्यूमन स्टैंड ये एक हॉलीवुड मूवी है। आप अपनी आइडेंटिटी से कितना भी बचना चाहो पर लास्ट में आपको एक कॉटअप कर ही लेती है। मूवी में बहुत अच्छा मैसेज हमें दिया गया है, तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। मूवी के लास्ट में सब कुछ चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें गाड़ी आइस पर चल रही है दिखता है। इस गाड़ी में कोलमन और फोनिया होते हैं। इनके सामने एक गाड़ी आती है और इनकी गाड़ी आइस में चली जाती है। अब मूवी फिर से फ्लैशबैक में स्टार्ट हो जाती है। ये जो स्टोरी है ये हमें एक राइटर बता रहा है जिसका नाम होता है नेथन। नेथन के बारे में जैसे मूवी प्रोग्रेस होगी वैसे हम और भी जानेंगे। ये स्टोरी है कोलमन के बारे में। ये अमेरिका में पहला जू डीन था। जिस स्कूल का वो डीन होता है, इस स्कूल को वो बहुत आगे लेकर गया होता है। ये सब डिसिप्लिन के दम पर उसने किया होता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि वो अपने क्लास में पढ़ा रहा होता है। पढ़ाने के बाद वो प्रेजेंट ही लेता है। इसमें कुछ लोग गायब होते हैं। ये इन लोगों को स्पूक्स बुलाता है। स्पूक्स का मतलब घोस्ट। ये कभी भी इसे दिखते नहीं, तो इस कंटेक्स्ट में वो उन्हें घोस्ट पुकारता है। नेक्स्ट हमें दिखता है कि कोलमन पर इंक्वायरी बैठी हुई होती है। जिन बच्चों को इसने स्पूक्स बुलाया था ये निग्रो थे। ये कमेटी उसे कह रही होती है कि तुमने उसे स्पूक्स बुलाया है। निग्रो को स्पूक्स बुलाना ये गलत होता है। अगर डिक्शनरी में देखा जाए तो स्पूक्स का मीनिंग बैक पीपल होता है और ये कहना गलत होता है। कोलमन रेसिस्ट है, इस वजह से उसे अब वो निकालने वाले होते हैं। कोलमन इसे रेजिस्ट करता है, उसे समझाता है कि ये कैसे हुआ था, पर कोई भी उसका मानता नहीं। कोलमन का एक निग्रो ही फ्रेंड होता है जिसने उसे जॉब दिया होता है, फिर भी इसके साइड से ये खड़ा नहीं होता। इससे कोई भी अब हेल्प नहीं कर रहा था। कोलमन अब अपने कॉलेज से रिजाइन कर देता है और घर पर आता है। उसकी वाइफ उसे पूछती है कि क्या हुआ क्या है। ये जब सब कुछ उसे समझाता है तो उसकी वाइफ और भी उस पर चिढ़ जाती है। कोलमन के जो सब फ्रेंड्स थे इनके बारे में पूछती है। इसे शौक लगता है कि कोलमन के कोई भी फ्रेंड ने उसे हेल्प नहीं की थी। कोलमन ने इन सब को हायर किया था, पर ये सब इसके खिलाफ हो चुके हैं। अब ये स्कूल पर केस वगैरह डालने वाले थे, पर कोलमन की वाइफ को यह सहा नहीं जाता। उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं मर जाती है। इसके बाद हमें दिखता है कि बहुत सारा टाइम गुजर जाता है। कोलमन जहाँ रहता है तो उसके पास ही वुड्स में नेथन भी रहता है। नेथन एक राइटर था। उसका डिवोर्स हो जाने के बाद वो वुड्स में आकर रहता है। कोलमन अकेला महसूस करता है तो उसके पास वो आ जाता है। नेथन कोलमन का ही स्टूडेंट है। कोलमन आकर उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम बुक लिख रहे हो, पर अभी भी तुम्हारी बुक कंप्लीट नहीं हुई है। पिछली बुक्स तुम्हारी बहुत ही सक्सेस थी, पर इस बार तुम अटक चुके हो। कोलमन कहता है कि तुम मेरे बारे में लिख सकते हो। स्कूल के लोगों ने मुझे किस तरह से अक्यूज किया था और इसकी वजह से मेरी वाइफ मर गई। इन लोगों ने मेरी वाइफ का मर्डर किया है। अगर तुम इस बारे में बुक लिखोगे तो लोग इसे इंटरेस्टेड होकर पढ़ेंगे। नेथन कहता है कि मैं फिक्शन लिखता हूँ, इस तरह की बुक्स में नहीं लिखता। वो कोलमन को कहता है कि तुम भी बुक लिख सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो उसे बुक लिखने में हेल्प भी करने वाला होता है। कोलमन और नेथन दोनों अकेले ही है, तो इसी वजह से अब ये दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये गेम्स खेलते हैं, ड्रिंक करते हैं, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप इनकी हो जाती है। नेथन फिर उसके बारे में हमें बता रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि नेथन को कैंसर है। उसका कैंसर कभी वापस आ सकता है, तो इसी वजह से वो सब दुनिया से दूर यहाँ एक वुड्स में आकर रह रहा है। उसे सब लोगों के एक्सपेक्टेशन से दूर रहना होता है। अब 2-3 महीने गुजर जाते हैं और कोलमन ने अपनी बुक कंप्लीट कर ली होती है। तो उसे लगता है कि ये बहुत ही घटिया बुक है, इसमें वो पागल आदमी की तरह लग रहा है। तो ये बुक वो नेथन के पास ला कर देता है। ये कहता है कि अगर तुम इसे फिर से अच्छे से लिखोगे तो अच्छी सी बन सकती है। इस बुक में उसने अपने लव लेटर्स भी ऐड किए होते हैं। इन 1948 में जब कॉलेज में था, उस दिन के ये लव लेटर्स थे। वो एक लड़की से प्यार करता था। अब कोलमन की जो लव स्टोरी है ये हमें दिखाई जाती है। जिस लड़की से वो प्यार करता था इसका नाम स्टीना था। स्टीना और ये दोनों लाइब्रेरी में मिले थे। उसके बाद कोलमन उससे बात करने लग गया और अपने रूम में उसे इनवाइट किया। कोलमन को फाइट करना अच्छा लगता है, ये उस स्टीना को कहता है। कोलमन कहता है कि मुझे मिस जज मत करो, ये कुछ स्ट्रेंथ के बारे में नहीं है। फाइटिंग जो होती है कौन कितना स्मार्ट है इसके बारे में होती है। स्टीना कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं अच्छी बॉक्सर बन सकती हूँ। कोलमन इसके लिए हाँ कहता है। ये उसे बॉक्सिंग कैसी करनी है ये उसे सिखा रहा होता है। इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और एक दूसरे के साथ ही इंटीमेट हो जाते हैं। अब हमें फिर से प्रेजेंट दिखाया गया है। कोलमन और नेथन रात में बातें कर रहे होते हैं। कोलमन नेथन को कह रहा होता है कि मुझे कभी मरना नहीं है, मरने की आइडिया मुझे बहुत ही घटिया लग रही है। कोलमन का आज मूड बहुत ही अच्छा होता है। वो ग्रामोफोन पर एक म्यूजिक लगाता है और वो नेथन के साथ डांस करने लग जाता है। कोलमन आज बहुत ही ज़्यादा ही खुश होता है, तो नेथन पूछता है कि हो क्या रहा है। कोलमन कहता है कि मेरा अफेयर चल रहा है, आजकल मैं 34 ईयर्स की औरत के साथ हूँ, उसे जिंदगी के बहुत ही मजे आ रहे हैं। नेथन पूछता है कि तुम उसे मिले कैसे।
कोलमन फिर बताता है कि वो उससे कैसे मिला था। कोलमन एक स्टोर में कुछ खरीद रहा था, उसे वहाँ फोनिया मिली थी। उसने फोनिया को नोटिस किया था और उसके बाद वो वहाँ से चला गया था। आगे वो आ गया तब उसे पता चला कि फोनिया की गाड़ी बंद पड़ चुकी है। उसे लिफ्ट उसने दी। फोनिया क्या करती है, जब उसके बारे में वो पूछता है तो फोनिया कहती है कि वो मिल्क डेयरी में काम करती है। इस डेयरी पर ही कोलमन उसे छोड़ रहा होता है। जब उसे फ्री टाइम मिलता है तो कोलमन के ही कॉलेज में वो जैनिटर का काम करती है। कोलमन जब उसे घर छोड़ देता है तो पूछती है कि क्या तुम्हें अंदर आना है। कोलमन कहता है कि मेरी वाइफ मर जाने के बाद मैं किसी भी औरत के पास नहीं आया हूँ। फोनिया कहती है कि तुम अगर सिंपैथी ढूंढ रहे होंगे तो वो मैं तुम्हें नहीं देने वाली। वो उसके साथ कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाहती है। वो फिर गाड़ी से उतर कर अंदर चली जाती है। कोलमन भी जरा सोचता है और ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद फोनिया अपने बेड पर न्यूड सोई हुई होती है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रात में फोनिया उसे निकल जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि ये पर्सनल नहीं है, पर इनकी रिलेशनशिप बहुत ही उसे कैजुअल चाहिए। ये उसे ये भी कहती है कि उसे पता नहीं है कि वो इससे फिर से मिलेगी या नहीं। नेक्स्ट सीन में कोलमन उसे कॉलेज से लेने के लिए जाता है। कॉलेज में कोलमन की कलीग होती है, ये वो देख लेती है। रात में जब ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं तो कोलमन उससे पूछता है तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है। फोनिया उससे कहती है कि मेरे माइंड में मत घुसो, हमें रिलेशनशिप सिर्फ कैजुअल रखनी चाहिए। कोलमन मान नहीं रहा होता तो एक क्वेश्चन आंसर करने लग जाते हैं। कोलमन उससे पूछता है एक बूढ़े आदमी के साथ होना ये तुम्हें कैसे लग रहा है। कहती है कि कोई भी सरप्राइजेस मुझे नहीं मिल रहे, ये इसके लिए परफेक्ट होता है। कोलमन उसे उसकी लाइफ की स्टोरी पूछता है। ये पहले बता नहीं रही होती पर कह देती है। ये बहुत ही अमीर थी। इसके फादर मरने के बाद इसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली। इसकी फैमिली में अब्यूज़ होती थी, इसी वजह से ये घर छोड़कर चली गई। इसके बाद वो कभी भी एक प्लेस पर नहीं रुकी थी। फोनिया किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहती, इसी वजह से हर जगह से वो भागती रहती है। जहाँ भी उसे जॉब मिल जाए वहाँ वो जॉब कर लेती है। अलग टाउन में वो चली जाती है और इसी तरह से वो जीती रहती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। तभी फोनिया को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। ये कहती है कि मेरा एक्स हस्बैंड है, ये आर्मी में था, ये हमेशा मेरा पीछा करता रहता है, ये अब पागल हो चुका है और जब हम मैरिड थे तो मुझे मारा भी करता था। कोलमन से कहता है कि वहाँ कोई भी नहीं है, उसे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती है। नेक्स्ट सीन में फोनिया का एक्स हस्बैंड हमें दिखाई देता है। उसकी इंटरव्यू चल रही होती है। फोनिया को वो मारता था और अब्यूज़ करता था, इसी वजह से मेंटल हॉस्पिटल में अब वो है। उससे एक साइकोलॉजिस्ट बात कर रही है। उसे जब पूछा जाता है कि क्या उसने अपनी वाइफ को कभी मारा था तो इसे वो डिनाई कर देता है। वो कहता है कि कभी भी मैंने उसे हाथ नहीं लगाया था, उसे हमारे बच्चे मिल जाए इसी वजह से उसने ये सब साजिश रची थी। ये केयरफुल नहीं रही और उसने अपने बच्चों को ही मार डाला। इसके बाद कोलमन और फोनिया एक रेस्टोरेंट में आए हुए में दिखते हैं। फोनिया इस रेस्टोरेंट में बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है। कोलमन फोनिया को नेथन से मिलाना चाहता है। जब नेथन वहाँ आता है तो फोनिया उस पर चिढ़ जाती है। वहाँ से गुस्से में ही कार में आकर बैठ जाती है। कोलमन भी उसके पीछे पीछे कार में आ जाता है। फोनिया उसे कहती है कि रेस्टोरेंट बहुत ही फैंसी है, मैं एक जैनिटर हूँ, मैं डेयरी में काम करती हूँ, हम दोनों का कहीं भी तालमेल नहीं है। तुम्हारे फ्रेंड से तुम मुझे मिलवाना चाहते थे, पर तुम्हारे फ्रेंड से तुम क्या कहोगे, सबको एक गलत ही लगेगा, कोई भी हमें एक्सेप्ट नहीं करने वाला। फोनिया कहती है कि तुम्हें मुझे अब जाने देना चाहिए। वो उससे ब्रेकअप कर रही होती है। कोलमन उसे कहता है कि मैं नहीं होने दे सकता, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। रात में हम देखते हैं कि कोलमन फोनिया के यहाँ सोया हुआ होता है। तभी फोनिया का एक हस्बैंड वहाँ आ जाता है। यहाँ आकर बहुत ही आवाज़ें कर रहा होता है, गाड़ी के हॉर्न्स बजा रहा होता है। कोलमन इस पर चिढ़ जाता है और डंडा लेकर बाहर आ जाता है। वो फोनिया को घर लेकर जाना चाहता है। फोनिया ने ऑलरेडी पुलिस को बुलवाया होता है। पुलिस उसे जब लेकर जा रही होती है तो फोनिया को मर्डरर बुलाता है। जब फोनिया और कोलमन अंदर आते हैं तो फोनिया उसके बच्चों के बारे में उसे कहती है। वो अपने बच्चों की चीज़ें उसे दिखाती है। कहती है कि मेरे बच्चे मर जाने के बाद इन चीज़ों का मुझे क्या करना है मुझे समझ में नहीं आता। यह बहुत ही दुख में होती है। यह रोते रोते ये सब कुछ कह रही होती है। ये कहती है कि विंटर था और मैंने फायर प्लेस जलाया था, उसकी शील्ड उससे गिर गई थी, इसी वजह से पूरा घर जल गया था, इसमें उसके बच्चे भी मर गए। इसके एक्स हस्बैंड को ये सब पता है, इसी वजह से उसे मर्डरर ही बुलाता है। और नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं कि कोलमन को एक लेटर मिलता है। इसमें उसकी एक्स कलीग ने लिखा होता है कि उसे पता है कि वो अब क्या कर रहा है। फोनिया के साथ उसका अफेयर चल रहा है और वो जैनिटर है, वो उसका फ़ायदा उठा रहा है, उस पर एक केस कर सकते हैं, इसे इस लेटर में लिखा होता है। कोलमन फिर उसके लॉयर के पास आया हुआ हमें दिखता है। उसका लॉयर उसे सलाह दे रहा होता है। वो कहता है कि एक जैनिटर है, इसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, ये सोसाइटी कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, इस रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे और ये वर्थ इट भी नहीं होगा। अगर इस टाउन के लोगों के खिलाफ गया तो इसका जीना वो खराब कर सकते हैं।
कोलमन को यह सलाह पसंद नहीं आती, अपने लॉयर को ही फायर कर देता है। अब हमें फिर से यंग कोलमन दिखाया गया है। कोलमन जब फाइटिंग करता था तो उसके प्रोफेसर ने उसे कहा था कि फाइटिंग तुम करते हो तो तुम्हें एक अच्छी सी स्कॉलरशिप मिल सकती है। कोलमन का इंटरव्यू तब होने वाला था, तब उसके टीचर ने उसे कहा कि तुम्हारी जो कास्ट वगैरह है ये किसी को भी मत बताना। कोलमन जब घर आता है तब हमें पता चलता है कि कोलमन खुद ही निग्रो है। इनकी फैमिली में कोलमन एक एनोमली है। कोलमन ब्लैक है तो फिर भी इसकी स्किन वाइट है। मूवी के फर्स्ट में हमें बताया जाता है कि ये जू है। जू होने की आइडेंटिटी इसने ले ली है। ये जब घर पर आता है तो ये सब डिनर कर रहे होते हैं। कोलमन के फादर को अच्छा नहीं लगता कि ये फाइट करता है। उसके फादर उसे कहते हैं कि अब तुम्हें फाइटिंग वगैरह सब कुछ बंद कर दोगे, तुम ऑक्सफोर्ड में जाने वाले हो। उसके फादर बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। उसके फादर जो उसे कहते हैं वही उसे करना पड़ता है। इसके फादर एक ट्रेन में काम करते हैं। इस ट्रेन में वो जब सर्व कर रहे होते हैं तभी इन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और ये मर जाते हैं। कोलमन फिर अपनी मदर से कहता है कि मेरी लाइफ है, मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे डिसाइड करना होगा। वो ऑक्सफोर्ड में नहीं जाना चाहता। ऑक्सफोर्ड में हमेशा निग्रो लोगों के लिए बातें की जाती है, उनके राइट्स के लिए लड़ाया जाता है। कोलमन कहता है कि मैं कभी भी पॉलिटिकल इंसान नहीं था, मैं इन सब में फंसना नहीं चाहता। वो एक नॉर्मल आदमी की तरह एक अच्छी सी लाइफ जीना चाहता है। वो अपनी मदर को कहता है कि मैं ऑक्सफोर्ड में नहीं जाने वाला, ये मेरी लाइफ है, प्लीज़ मुझे डिसाइड करने दो। इसकी मदर कहती है मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करने वाली। इसकी मदर को दुख होता है पर इसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कोलमन आर्मी में चला जाता है। आर्मी में भी वो जू है, इस तरह से वो लिखता है। इस वजह से इसकी आइडेंटिटी अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। प्रेजेंट में नेथन कोलमन से मिलने के लिए आया होता है। वो उसे समझा रहा होता है ये जो तुम्हारी रिलेशनशिप है ये गलत है। फोनिया का एक्स हस्बैंड बहुत ही डेंजरस है, वो तुम्हें हर्ट कर सकता है। कोलमन कहता है कि वो मरने से नहीं डरता, उसे उसकी जो लाइफ अब है ये बहुत ही अच्छी लगती है। नेथन कहता है कि लोग तुम्हारे बारे में बात करने लग गए हैं, वो कह रहे हैं कि तुमने फोनिया को प्रेग्नेंट कर दिया है। कोलमन को लगता है कि नेथन उसे अक्यूज कर रहा है। नेथन कहता है तुम्हारा एक अच्छा फ्रेंड हो, एक फ्रेंड की तरह ही मुझे तुमसे बात करनी है। कोलमन उसे कहता है कि ये मेरे लाइफ का लास्ट लव है, इसके बाद में कभी मुझे इंटीमेसी मिलने नहीं वाली। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें फिर से यंग कोलमन दिखाया जाता है। अब ये आर्मी से आ चुका है पर अभी भी वो स्टीना के साथ है। इन दोनों की रिलेशनशिप अब अच्छी तरीके से डेवलप हो चुकी है। स्टीना इनसिक्योर हो रही होती है कि क्या ये रिलेशनशिप कभी आगे बढ़ेगी, तो इसी वजह से अब वो उसे अपनी फैमिली से मिलाना चाहता है। स्टीना अब बहुत ही खुश होती है। स्टीना को पता नहीं होता है कि कोलमन ब्लैक है। जब वो उसकी मदर से उसे मिलवाने के लिए लेकर जाता है तो उससे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होता है। उसकी मदर से वो अच्छे से बात करती है पर जब ये ट्रेन से वापस आ रहे होते हैं तो ये रोने लग जाती है। इसकी फैमिली कभी भी इन दोनों की रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी और इसके लिए बहुत ही हार्ड होता है। इसी वजह से अब ये इसके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। कोलमन फिर सब उसका गुस्सा अपने फाइटिंग में निकालता है। वो एक निग्रो से ही लड़ रहा होता है, इसे वो बहुत मारता है। उसका प्रोफेसर कहता है कि वो गिर चुका था, तुम्हें उसे इतना मारने की ज़रूरत नहीं थी। ये कहता है कि निग्रो को मारने के लिए मुझे किसी की डांट पड़ी है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये खुद ही निग्रो है पर ये अब भेदभाव करने लग जाता है, ये कुछ अलग है ऐसा वो प्रिटेंड करता है। अब हमें फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है। कोलमन और फोनिया की जो रिलेशनशिप है ये अब नेक्स्ट लेवल पर जाती है। फोनिया कभी भी उसके साथ रात में नहीं रुकती पर अब ये उसके साथ रुकने लग चुकी है। अब ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जा रही है तो फोनिया को डर लगने लग जाता है। जब कोलमन उसके जॉब के बारे में बात कर रहा होता है तो उस पर वो चिढ़ जाती है। वो कहती है कि हमेशा तुम तुम्हारे बारे में बात करते रहते हो, तुम्हारे साथ जो हुआ है ये कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं हुई है। वो फिर उसके साथ क्या गलत हुआ है इसके बारे में बात करती है। कोलमन से फाइट ले लेती है और वहाँ से वो चली जाती है। वो रोड से चलती जाती है और एक बर्ड हाउस पर आ जाती है। एक कौवा उसे यहाँ पसंद आता है। इसके बारे में जो वो पूछती है तो शॉप ओनर कहती है इस कौवा कभी भी बाहर उड़ नहीं सकता, ये जब छोटा था तब से एक केज में ही है, इसी वजह से इसे उड़ना कैसे है पता नहीं है। जब बाहर जाता है तो दूसरे कौवे उसे मारने लग जाते हैं। फोनिया इस कौवे से रिलेट कर पाती है। ये कहती है कि जब मेरे बच्चे मर गए थे तो मैंने अपनी मदर को कॉल किया था, उसकी मदर ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। जिस तरह से कौवा अपनी आइडेंटिटी खो चुका है उसी तरह से अपनी आइडेंटिटी ये भी खो चुकी है। इसे क्या करना है ये समझ में नहीं आता। इसे अब बुरा लगता है। इसे लाइफ में एक अच्छा चांस मिला है, ये कोलमन के साथ एक अच्छी लाइफ जी सकती है। अब वे फिर से कोलमन के पास आ जाती है, इसे वो सॉरी कहती है। कोलमन भी उसे माफ़ कर देता है, उसे हक करती है और कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद हमें दिखता है कि दोनों गाड़ी से जा रहे होते हैं और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ फोनिया का हस्बैंड भी था। नेथन फिर हमसे बात करता है कि मुझे पता है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये करवाया गया था। अब कोलमन और फोनिया दोनों मर चुके हैं। फोनिया के हस्बैंड से बात की जाती है।
इससे जब इंक्वायरी होती है तो ये सब मना कर देता है। ये कहता है कि मेरा इन सब से कोई भी संबंध नहीं है, इसके खिलाफ कोई भी एविडेंस भी नहीं होते, तो इसे छोड़ दिया जाता है। इसके बाद हमें कोलमन का मेमोरियल दिखता है। उसके जो सब कलीग्स थे, अब इन्हें बहुत ही दुख हो रहा होता है। ये कहते हैं कि हमने जो किया था एक गलत किया था, हमें अपने फ्रेंड को सपोर्ट करना चाहिए था। मरने के बाद कोलमन के आरोप खत्म हो चुके हैं। कोलमन का जो मेमोरियल चल रहा होता है तो कोलमन की सिस्टर वहाँ आती है। नेथन जब इसे देखता है तो ये समझ नहीं पाता कोलमन की सिस्टर ब्लैक कैसे हो सकती है। ये फिर उसे कोलमन के बारे में सब कुछ बता देती है। हमें फिर कोलमन का एक पास का सीन दिखाया जाता है। वो अपनी मदर के पास आ चुका है। कोलमन की जो वाइफ थी उससे अब वो मिल चुका है। वो अपनी मदर के पास आता है और कहता है कि मेरे पेरेंट्स डेड है, ऐसा मैंने उससे बताया है। अगर इसे भी पता चल गया कि कोलमन ब्लैक है तो इनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकता है। इसी वजह से अपने फादर और मदर डेड है, इसी तरह से वो बताता है। उसकी मदर कहती है कि ऐसा कैसे तुम कर सकते हो, हम दोनों के बारे में तो ठीक था, पर तुम्हारे ब्रदर सिस्टर इनके बारे में भी तुम नहीं बताओगे। उसकी मदर उसे कहती है कि ये भी ठीक है, क्या तुम तुम्हारे बच्चों से मुझे मिलने दोगे? 5 साल बाद मेरा जब बर्थडे होगा तब मैं स्टेशन पर रुकूंगी, तुम तब तुम्हारे बच्चों को वहां से लेकर आना। मैं सिर्फ उन्हें देख लूंगी, कोई भी कांटेक्ट नहीं बनाऊंगी। सिर्फ उसकी मदर की यही इच्छा होती है। मदर फिर सोचती है और पूछती है क्या तुम बच्चे भी नहीं होने दोगे? कोलमन की जीन्स तो अभी भी निग्रो ही है, तो अगर उसके बच्चे भी ब्लैक आ गए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। कोलमन ने अपनी मदर से इस तरह से बात की थी तो उसका ब्रदर उसे मिलने के लिए आता है। उससे कहता है कि कभी भी तुम मुझे अब दिखना मत, मदर के पास कभी भी मत आना। कोलमन की मदर कोलमन को याद करते करते ही मर गई। वो कभी भी उसे मिलने के लिए नहीं आया। ये सब चीज़ें कोलमन की सिस्टर अब नेथन को बता रही होती है। वो इस पर हंस रही होती है। ये कहती है कि जो इल्ज़ाम कोलमन पे थे ये बहुत ही घटिया थे। कोलमन निग्रो था और इससे वो भागता रहता था और लास्ट में इसने उसे कॉटअप कर ही लिया। इसी वजह से उसका पूरा करियर खत्म हो चुका था। कोलमन अगर चाहता तो अपने चार्जेस वो ड्रॉप कर सकता था। अपनी आइडेंटिटी अगर कलीग्स को उसने बता दी होती तो उस पर ये चार्जेस नहीं लगते। नेथन हमसे कहता है कि अब मैं कोलमन के बारे में बुक लिखने वाला हूँ। एक लास्ट काम इससे पहले वो करना चाहता है। फोनिया के हस्बैंड से वो मिलना चाहता है। उसे पता है कि ये मर्डरर है, उसके पास वो आ जाता है। फोनिया का हस्बैंड फ्रोजन लेक में फिशिंग कर रहा होता है। नेथन कहता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है। फोनिया का हस्बैंड कहता है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। ये अब एक दूसरे से सार्केस्टिकली बात कर रहे होते हैं। फोनिया के हस्बैंड को फिश नहीं मिल रहे होते तो इससे पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसा लग रहा है। फोनिया के हस्बैंड कहता है अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो उसके साथ मैं फिशिंग करता। ये कहता है कि जब मैं वियतनाम में था तो मुझे बहुत ही स्ट्रेस हुआ था। अभी भी मैं लोगों से नहीं मिलना चाहता। मैं जब वापस आया तो मैं जिस तरह से बर्ताव कर रहा था उसी वजह से मेरी मैरिज टूट गई थी। फोनिया का हस्बैंड पूछता है किस तरह के लोगों के बारे में तुम लिखते हो। नेथन कहता है कि तुम जैसे लोगों के बारे में लिखता हो। नेथन ऐसा जता रहा होता है कि इसे पता है कि इसने फोनिया और कोलमन को मारा है। फोनिया का हस्बैंड फिर कहता है कि तुम वुड्स में रहते हो ना, यानी कि उसका पता उसे पता है, ये कभी भी आकर उसे मार सकता है। ये फिर उठ जाता है। इसके पास एक आयन का इक्विपमेंट होता है, इससे मैं इस आइस में एक बड़ा सा होल बना सकता हूँ। फिश लाइट देखने के लिए ऊपर आ जाते हैं। इसे मैं फिशिंग करता हूँ। अंदर बहुत ही डार्क होता है, इसी वजह से फिश ऊपर आते हैं। इसका मतलब इसे धमकी दे रहा होता है कि अभी के अभी वो इसे यहाँ मार सकता है। अंदर बहुत ही डार्क है और ये लेक भी फ्रोजन है, तो कोई भी उसकी बॉडी ढूंढ नहीं पाएगा। अब ये कहता है कि मेरे फिशिंग करने का सीक्रेट स्पॉट है, अगर तुम तुम्हारे बुक में ये लिखोगे तो सब लोगों को पता चल जाएगा। यानी कि अगर फोनिया का हस्बैंड के बारे में इसने कुछ भी किसी को बताया तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम मेरे बारे में किसी को बताओगे। यह सब वो इनडायरेक्टली बोल रहा होता है। नेथन अपनी लाइफ के लिए डरता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं तुम्हारे इस सीक्रेट प्लेस के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। नेथन फिर यहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें पता चल जाता है कि फोनिया के हस्बैंड ने ही फोनिया और कोलमन को मार दिया था। यही मूवी एंड हो जाती है। अगर हम इस मूवी में देखें तो कोलमन हमेशा अपने आप से ही बचता रहता था। अपनी आइडेंटिटी उसे नहीं चाहिए थी। उसकी मदर ने उसे कहा था कि अपने लोगों को छोड़कर कब तक तुम भागते रहोगे। कोलमन हमेशा अपनी लाइफ से भागता ही रहा। कभी भी उसे फैमिली का जो प्यार होता है ये नहीं मिल पाया। अगर वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता तो अपनी फैमिली के साथ वो रह सकता था। उसकी मदर, ब्रदर, सिस्टर इन सब को एक्सेप्ट कर कर अपनी वाइफ के साथ उनके साथ वो रह सकता था। अगर उसके बच्चे निग्रो आए तो उस पर सवाल उठ सकते थे। इसी वजह से कभी भी उसने अपने लिए बच्चे भी नहीं होने दिए। वो आखिर तक अपनी आइडेंटिटी से भागता रहा, पर फिर भी उस पर जो चार्जेस लगे ये वो निग्रो बुलाने के लिए लगे थे। इसका मतलब है अगर वो चाहता तो ये चार्जेस ड्रॉप हो सकते थे, फिर भी इसने ये नहीं किया। ये फिर भी अपनी पहचान छुपाता ही रहा। इसी वजह से इसकी वाइफ भी मर गई। जिस तरह से कोलमन था उसी तरह से फोनिया भी थी।
ये भी भागती रहती थी। ये जब एक दूसरे से मिले कभी भी एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। इस बार फोनिया के पास ने उसे जकड़ लिया। फोनिया के हस्बैंड ने ही इन दोनों को मार दिया। हम जो है, हमारी फैमिली जो है, इन सबको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हम हमारे खुद के एक्सेप्टेंस से ही खुश रह सकते हैं। इस मैसेज के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी इस तरह की मूवीज़ लेकर आता रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने में मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और अब अपने आप का ख्याल रखिए।